आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया में। इसमें हम लोग 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने भी सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब का हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का आपको सोल्यूशन देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको सिलेबस पता चल सके कि पहला चैप्टर में किस प्रकार का सवाल पूछता। आप उसको बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है। 2013 का सवाल है। तो संगमरमर के CaCO3 होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए बउआ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है मतलब NaOH प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए सोडियम जिंकेट के सूत्र क्या होता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2। तो आप देख रहे होंगे ना यारवा कि यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो गया है। एगो ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे और ऑप्शन डी देख रहे होंगे। तो इसमें कहा गया कि इसको काट दीजिए, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि Na2ZnO2 प्लस H2 ऑप्शन ऐसे बी और डी दोनों होगा। अगर मान लीजिए हम उसको रहने देंगे तो आप ध्यान रखिए सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। क्लियर है। उसका नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण CaCO3 माइनस नहीं बहुत तीर का निशान है CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया। देखिए CaCO3 बहुत टूट के दो गो बन रहा था, वियोजन अभिक्रिया 2014 में पूछा है। उसके बाद अगला सवाल है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन अभिक्रिया, तो ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा निकलता है बबुआ, साग सब्जियों से जो बनता है ना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। 2014-2022 में पूछा, 2022 का ही सवाल है। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये तीनों एक जात के हैं, लेकिन प्लास्टर और पेरिस बिल्कुल अलग जात के थे। विजातीय के मतलब ही होता है कि अलग जात। क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल है 6ठा नंबर सवाल कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक C12H22O11। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि CaO प्लस H2 तीर के निशान है Cu प्लस H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखो ना बउआ यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ऑक्सीजन निकाल भी रहा है, जुट रहा है। देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया है। तो ये ऑक्सीकरण है, अवकरण है, तो दोनों होता है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग समझते हैं। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, यार उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। तो मतलब सभी ऑप्शन होगा। क्लियर है। ये नाम बड़ी उपचयन यूज करता है, ऑक्सीकरण यूज नहीं करता। ये बात को ध्यान दीजिएगा। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखिए वैद्युत अपघटन जो अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होती है वो एनोड पर होती है, यानी ऑप्शन ए होगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो देखिए बउआ सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी जो होता है क्रियता श्रेणी सबसे ऊपर आता है। पोटेशियम काका ना मांगे आलू जिंक ये सब इस तरह से ट्रिक आपको बताया गया होगा, हालांकि हम क्लास में बताए थे इस बात को। अगला सवाल है खाड़िया का रासायनिक सूत्र, खाड़िया चौक का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, CaOH के होल 2 का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो अगला प्रश्न क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बउआ यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि SO4Ba के साथ आके मिल गया है। देखिए ना SO4Ba के साथ मिल गया है और Cl मिल गया है Na के साथ, तो दो गो पार्टनर चेंज के उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना मतलब CaOH के होल 2 को बूझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है। क्लियर। उसके बाद अगला सवाल है कि Zn प्लस CuSO4 यहाँ तीर के निशान होगा जी, और ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया। देखिए ना बबुआ ये क्या किया ना, Zn कॉपर को हटा दिया है और SO4 के साथ Zn आ गया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है केवल क्योंकि कॉपर को जिंक हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अपनी जगह से हटा दे रहा है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीला उजला होता है बउआ। आप लोग मैग्नीशियम की फीता भी क्लासरूम में जलाया गया होगा। अगला सवाल है
एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को घुलाया गया। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस प्रणाली में विलयन था। देखिए बाबू, उस प्रणाली में कॉपर सल्फेट की विलयन होता है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये कॉपर सल्फेट की विलयन आप लीजिएगा ना, और इसमें लोहा के कील अगर डाल दीजिएगा तो आधा एक घंटा के बाद क्या होता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को प्रैक्टिकली भी करवाया जा सकता है। आपको हम आने वाला है 10-15 दिन के बाद कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को करवाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र कौन होता है? तो CaOCl2 जो होता है इसे विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। अगला सवाल है 19 नंबर में, ग्लूकोज में कितने। अगला सवाल है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तो वह तत्व कौन है? देखिए बउआ, सोडियम को आप अगर वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा ना जी, तो ये जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अब मैग्नीशियम के फीता को आप जलाइएगा तो बताया भी चमकदार उजला होता है। और पोटेशियम भी बहुत क्रियाशील होता है, इसको भी जलाने तरह से पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन कॉपर बउआ, कॉपर जो धातु होता है जलता नहीं, वह काला रंग का हो जाता है। अब चला है ना गैस, उसमें कॉपर के बर्तन को रखने पर तो क्या होगा कि कॉपर, यहाँ पर आंसर हो कि कॉपर जो होता है वायु की उपस्थिति में जलाइएगा ना तो कैसा हो जाएगा, वो काले रंग का हो जाता है, बर्तन जो होता है कॉपर का से। बात समझ में आ गया आपको? अगला सवाल समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए, ऑक्सीजन का वृद्धि यानी जुटना ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाता है, लेकिन ह्रास कह रहा था अपचयन होगा बबुआ, अपचयन, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? देखिए, खाद्य पदार्थ मिठाई उठाई रहता है ना, तो जिंक ना डाल करके टीन डाला जाता है, ऐसा क्या रीजन है? तो होता क्या है ना बउआ, जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, टीन कम क्रियाशील है। मान लीजिए इसको खुले वातावरण छोड़ रहता है जिंक, और अभिक्रिया करके यह खराब हो जाए तो मिठाई को भी खराब कर देगा, इसीलिए टीन का लेप होता है। नहीं, टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है ऐसी कोई बात नहीं है। टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी बात नहीं है। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, बात सही है, जिंक अधिक क्रियाशील होने ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। इन नाम याद रखना रे, ऑक्सीकरण भी एक नाम होता है। ऑक्सीकरण से तो पता चल जाता है ऑक्सीकरण, लेकिन उपचयन से समझ में आता है। देखिए, अवकरण अपचयन, अवकरण अपचयन, देखिए उपचयन ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, Fe+CuSO4 तीर के निशान Cu+ApSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये विस्थापन है यार, विस्थापन है, क्योंकि देखिए ना कॉपर को लोहा हटा दिया है, विस्थापित कर दिया, सिर्फ एगो विस्थापन किया है, द्वि विस्थापन तो होगा नहीं। अगला प्रश्न, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निकलने कौन सी गैस? अरे भैया, जिंक प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती, कोई भी अम्ल बबुआ धातु के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, बात ध्यान रखिएगा। ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है? 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे नीचे होगा सबसे कम क्रियाशील होगा, तो काका ना मांगे आलू जिंक, फिर लोहा सबसे कम होगा वो एकरा में। इसमें एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम से कम क्रियाशील होगा लोहा। आपको ट्रिक हम बताए थे। अगला समझते हैं, समीकरण इतना है, अब देखिए क्या करें, संयोजन है, वियोजन है, अपक्षय, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट के यहाँ जल बना दिया, तो संयोजन हुआ यार, तो संयोजन हुआ। अगला सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा? ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज ना बोला था C6H12O6, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सूत्र ये सब बड़ी पूछता, ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? विस्थापन का है मतलब विस्थापित करता है। ये गो से दू गो बन गया, ये टूट गया, तो ये विस्थापन हुआ नहीं। ये दू गो से भैया क्या हो गया, दू गो से यहाँ ऑप्शन गबड़ा गया यार, ऑप्शन गबड़ा गया, ऑप्शन यहाँ पर एक गलती ऑप्शन हो गई। देखिए सी, आप गौर से देखिए, सी आप गौर से देखिए, सी ऑप्शन में क्या है कि, अरे सभी ऑप्शन इसमें गलती लिखा हुआ बाबू, ऑप्शन सी ही सही होगा बाबू। ऑप्शन यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था गोज टू Cu+ApSO4, ठीक है, ए ऑप्शन में होना चाहिए था, ठीक है। इस सवाल 2021 से पूछा, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइप करने वाला ध्यान नहीं दिया होगा इस बात को।
अगला हम समझते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बबुआ श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड रहता था श्वेत, और ये जब आयोडाइड आ जाए तो हो जाता है पीला रंग का होता है। ये भी आगे पूछा है, देखिए यहाँ सवाल पूछा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। अभिक्रिया इतना किस प्रकार का अभिक्रिया, देखिए यहाँ तीर के निशान है। अब दो गो मिल के एगो बना है तो संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, देखिए भाई अब वही ना बोले, तो आयोडाइड का रंग पीला होता है, लेकिन यह अगर क्लोराइड का रहता तो श्वेत हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव अभी तक देखिए 2022 से पूछा है, ऑब्जेक्टिव अभी तक 34 को सवाल पूछा। सोचिए बहुत सवाल इसमें से पूछता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि कितना सवाल पूछा है। अभी सब्जेक्टिव पहला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझिए। 11 17 में पूछा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। 16 2018 में पूछा है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे 2016 में। खास सामग्रियों में विकृत गंधिता कैसे होती है, कैसे होती है, ये गलती से लिखा गया, वो 2017 में पूछा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ये रासायनिक समीकरण दे देते, इसको संतुलित करना था, 2017 में पूछा है। रासायनिक समीकरण ये भी 2017 में पूछा, तो सेकंड सेटिंग में ये समीकरण दे देते, इसको संतुलित करना था। ये प्रकाश संश्लेषण वाला है, प्रकाश संश्लेषण वाला ही है। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोष्य अभिक्रिया के बारे में बताना है उदाहरण के साथ। अगला प्रश्न, कारण दीजिए। ए में सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों किया जाता है, तेल के अंदर इन तीनों को डुबाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील होता है और बाहरी वो रखने पर ही भैया थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए तेल में संग्रहित किया जाता है। ये सब आप लोग लिखिएगा। बी में कह रहा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन में क्यों किया जाता है? अधिक क्रियाशील है वो एल्युमिनियम, इसके बावजूद बर्तन बनाया था, क्यों? क्योंकि उष्मा का बहुत अच्छे से प्रवाहित कर देता है। उष्मा जब मिलता है ना तो ऊपर चल जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम जल्दी गर्म हो जाता है, खाना भी कम गैस में पक जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी बबुआ ही 5 नंबर के पूछा था, सबके बारे में आपको लिखना था। उदाहरण जरूर देवल कीजिए बबुआ, अभिक्रिया कोई भी पूछे थे। उसके बाद सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझ। देखिए सब इसमें आपको करीब करीब 15 गो अभिक्रिया पढ़ाया गया था पहला चैप्टर में। कई 15 गो, 15 अभिक्रिया अगर आप केवल कंप्लीट है ना, इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी से संबंधित ट्यूशन आता है, संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया से संबंधित। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखिए। भाप के साथ लोहा, जल के साथ कैल्शियम, इसके साथ अभिक्रिया को लिखना है, ऐसा बताया गया होगा आपको क्लास में। अगला सवाल है कि क्या होता है जब धातु को वायु में दहन होता है, क्या होता है जब धातु को वायु में दहन होता है। तो अगला सवाल है कि बी में क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, 2018 में सवाल पूछा हुआ। अगला सवाल है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो नीचे दिया हुआ है ना बबुआ, उसको क्या करना है कि अवस्था के साथ लिखना है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ये तो समीकरण लिखना है, लिखना भी है, लिक्विड है, गैस है, जलीय विलयन है, ठोस है, उस संकेतों के साथ भी बताना है। अगला सवाल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब विलयन का रहा तो ये क्यों लिख देंगे, विलयन यानी जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी एक क्यों लिखाएगा। उसके बाद विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड ये भी एक क्यों लिखाएगा, और जल बनाता है, जल में लिक्विड लिख देंगे, यही लिखना है मतलब। उसके बाद अगला समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। देखिए कई बार सवाल पूछा, इसलिए अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकत्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण है बबुआ, यहाँ पर गलती होगी, एस्ट्रीकरण होता है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया होता है, एकत्रीकरण अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल समझते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए बबुआ ये क्या हुआ यार, ये 1 नंबर में पूछा था कि लोहे के कील को किस विलयन में डुबाया ताकि रंग बदल जाएगा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि विस्थापित करता है, लोहा कॉपर के विस्थापित कर देने से उसका रंग परिवर्तित होता है। 2019 के फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा है। आगे समझते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब समीकरण दे दिया है उसको भैया, अभिक्रिया उसका संतुलित बनाना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पार्टिक के साथ अभिक्रिया करता है, इसको समीकरण आपको लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिख के देखिए। विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया पहले ही पूछा है, यहाँ अंतर पूछ दिया है, समीकरण के साथ में पूछा है। अगला सवाल है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित और संतुलित तो भैया कचाइन पूछता है, तो देखते हैं कि कौन समीकरण है। ये समीकरण सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला करा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए दुनिया इसमें तो भैया दे दिया है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनती है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसको तो भाई यहाँ पर दे दी, तो और बल्कि आसान कर दिया। अगला सवाल क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है, कम मात्रा मिलाएंगे, ज़्यादा मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा।
क्लियर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, 2021 से पूछा है। अगला सवाल, विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण के साथ बताइए। विकृत गंधिता क्या होती है, उदाहरण के साथ आपको बताइए, पहले भी सवाल पूछा हुआ है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए, समीकरण को संतुलित आपको करना है। अगला सवाल है 25 नंबर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, 2022 से पूछा है बुग्गा, 2022 से हमने लिख लिया है, 2022 का ही सवाल है। क्यों आवश्यक, संतुलित करते हैं, क्यों करना जरूरी है भैया, हम ना करेंगे तो क्या होगा। अगला सवाल है, ताम्र छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया के नाम में समीकरण लिखिए। ताम्र छीलन के मतलब होता है कॉपर, कॉपर को ही ताम्र छीलन कहा जाता है। ठीक है, 34 को ऑब्जेक्टिव और 26 को पूछा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोचिए कि हर साल 2 सब्जेक्टिव और 3 ऑब्जेक्टिव इससे जरूर आता है, यानी 5 से 10 नंबर के सवाल पूछता है। तो आप इसको अगर इतना कंप्लीट कर लिया ना तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।